हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरिंग। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया था। हम लोग अभी यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था, यूनिट नंबर 2 के। आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। ये भी यूनिट नंबर आपका 2 का ही एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के बारे में। अगर आप लोग प्रीवियसली वीडियो नहीं देखे हो तो पहले प्रीवियसली वीडियो देख के आइए, जिससे कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आए। क्योंकि अगर आप लोग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को नहीं समझोगे तो इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर को समझना थोड़ा सा हार्ड आपको लगने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं इससे पहले वाला आप चैप्टर्स को पढ़िए, देख के आइए। और आज के क्लास में हम लोग इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर जो चैप्टर नंबर 5 है, बहुत आसान वे में सीखने वाले हैं दोस्तों हम लोग आज के वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर पहले से देख रहे हो तो भैया लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलना। अगर चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो भैया आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 8721936462 वाले नंबर पे, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो फाइनली आज का धमाकेदार सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। In the previous chapter, we examined some basic concept about the aggregate demand and aggregate supply in an economy। मतलब इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाईज के रिगार्डिंग। बट इन दिस चैप्टर वी यूज दिस कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों ने प्रीवियसली चैप्टर्स में सीखा था उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को निकालेंगे, ठीक है। फिर सबसे पहले हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, कि भैया इक्विलिब्रियम लेवल कब निकलता है। देखो, जब भी वर्ड आएगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एवरीबॉडी इन रेस्ट, सब कोई रेस्ट में, जितना चाहिए उतना मिल गया। मान लो मार्केट में डिमांड आया था 100 रुपये का, 100 यूनिट्स का, और सप्लाई भी कितना हो गया 100 यूनिट्स का। मतलब डिमांड एंड आपका सप्लाई क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, नहीं हो गया। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है इक्विलिब्रियम। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम लोग का इक्विलिब्रियम निकल के आ जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द कीन्सियन थ्योरी एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम when aggregate demand for the goods and service equal with the aggregate supply during a period of time। जब आपका एग्रीगेट डिमांड, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड गुड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए तो भैया उस कंडीशंस को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। लेट्स सपोज पूरा इकोनॉमी ने 1000 यूनिट्स का डिमांड किया था और पूरे बिजनेसमैन और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर ने मिलकर 1000 यूनिट का क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। मतलब एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जितना चाहिए इकोनॉमी को उतना इकोनॉमी को मिल गया। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ रेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे रेस्ट है, सबको रेस्ट वाले सिचुएशन में जितना चाहिए था उतना मिल गया। तो फिर से देखो आप लोग, अकॉर्डिंग टू द कीन्सियन थियरी एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन aggregate demand for the goods and services is equal with the aggregate supply during a period of time। फिर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो यहाँ पे समझना, कुछ बेसिक्स बात को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप लोग, देखो एग्रीगेट डिमांड ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई, सबको पता है। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएगा तो क्या निकल के आता है दोस्तों, इक्विलिब्रियम निकल के आता है। क्या निकल के आता है, इक्विलिब्रियम, जितना चाहिए उतना मिल गया। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ बैलेंस। अब एग्रीगेट डिमांड को हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था कि एग्रीगेट डिमांड भैया होता है C प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड को बोलते हैं C प्लस आई, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है बच्चों लोग, C प्लस एस, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। जब दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड बनेगा, यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे तो एग्रीगेट सप्लाई बनेगा। मतलब यहाँ पे अपने को दो अप्रोच पढ़ना है। एक तो भैया पढ़ना है AD और AS अप्रोच। क्या पढ़ना अपने को, एक पढ़ना है AD और AS अप्रोच, एक पढ़ना अपना क्या, देखो यहाँ पे C कैंसिल हो गया, यहाँ पे C कैंसिल हो गया, तो बचा क्या I और S। तो एक तो पढ़ना अपने को I और S अप्रोच। क्या पढ़ना है, I और S अप्रोच। तो मतलब बेसिकली भैया कितना पढ़ना है अपने को, दो चीज़ इसमें पढ़ना है। एक तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एक पढ़ना है इन्वेस्टमेंट एंड
सेविंग अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अप्रोच को बहुत अच्छा से लिखा गया है। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, दिस इज कॉल्ड द एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच। अकॉर्डिंग टू द कीन्सियन थियरी, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एन इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन द एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट सी प्लस आई, मतलब देखो एग्रीगेट डिमांड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी प्लस आई से, एंड इक्वल टू द आउटपुट, टोटल आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट सप्लाई मतलब जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपका इक्वल हो जाएगा तो भैया इसी को बोलते हैं हम लोग एडी और एएस अप्रोच। अब देखना इस टेबल से हम लोग पूरा बढ़िया से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो जब आपका इनकम जीरो होता है तो आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो, नहीं करते हो, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन, लास्ट क्लास में भी समझा था। और इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए जो 40 रुपीज़ हम लोगों ने कंजम्पशन किया था, इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हम लोग पास्ट सेविंग से पैसा निकाल के लेके आते हैं। जो पास्ट में मेरा बैंक अकाउंट में पड़ा होगा वहाँ से हम लोग पैसा निकाल के लाते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिस सेविंग, मतलब माइनस सेविंग। मतलब 40 रुपीज़ को खर्चा करने के लिए हम लोगों ने सेविंग कितना -40, मतलब -40 बैंक से निकाला। मतलब ये माइनस सेविंग कैसे निकलता है, जीरो में से अगर 40 को माइनस कर दोगे तो आपका -40 सेविंग निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर इनकम आपका 100 है, और देखो एक और बात, इन्वेस्टमेंट हर पॉइंट में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये मैंने एग्रीगेट डिमांड वाले टॉपिक में समझाया था कि इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट हर साल करती है। तो जब गवर्नमेंट का फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा ना, तो इन्वेस्टमेंट हर इनकम पे क्या होगा, फिक्स होगा। इनकम आपका 100 भी होगा तो इन्वेस्टमेंट आपका 40 होगा, इनकम 200 भी होगा तो इन्वेस्टमेंट 40 होगा, 300 भी होगा तो इन्वेस्टमेंट 40 होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम है। दिस इज कॉल्ड द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये मैंने भी आपको लास्ट क्लास में समझाया था, इससे पहले वाले यूनिट में, सॉरी चैप्टर में। अब आपका इनकम 100 हो गया, कंजम्पशन 120 हो गया, तो 100 माइनस 120, तो आपका सेविंग कितना हो गया, -20। फिर इनकम 200, कंजम्पशन 200, सेविंग क्या हो गया, 0। इस तरीके से इनकम 300, सेविंग 280, कितना हो गया आपका कितना हो गया, 20 प्लस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सेविंग और कंजम्पशन को निकालते हैं, ठीक है। इनकम 200 तो कंजम्पशन 200, इनकम 300 तो कंजम्पशन 280। अब ये कैसे निकलता है, सब में 80 प्लस कर दो। तब सब में 80 प्लस करोगे तो ऐसा निकल के आएगा, 80 करोगे तो सब निकल के आ जाएगा। फिर 80 कैसे निकलता है दोस्तों, C प्लस आई करना होता है। फिर क्या करना होता है, C प्लस आई, डेट इज द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो C प्लस आई, डेट इज कॉल्ड द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मीन्स कि बच्चों वालों कैसे निकलेगा ये वाला पॉइंट, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, दिस इज कॉल्ड द C, दिस इज कॉल्ड द I, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80, 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160, 200 प्लस 40 इज इक्वल टू 240, 280 प्लस 40 इज इक्वल टू 320, 360 प्लस 40 इज इक्वल टू 400, 440 प्लस 40 इज इक्वल टू 480। तो इस तरीके से हम लोग का एग्रीगेट डिमांड निकल के आ जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई दोस्तों कैसे निकाला जाता है, एकदम सिंपल है बच्चा लोग, एकदम बच्चा पार्ट एकदम सिंपल है। कैसे, C प्लस एस। अब देखो दिस इज कॉल्ड योर कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड योर सेविंग। देखो 40 प्लस -40 इक्वल्स टू क्या होगा, आपका 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद से 120 प्लस माइनस का 120 तो कितना होगा, 100। फिर आपका 200 प्लस 0 आपका 200 हो गया, 280 प्लस 20 300 हो गया, 360 आपका प्लस 40 400 हो गया, 440 प्लस 60 कितना हो गया आपका 500 हो गया। इस तरीके से आपको एग्रीगेट सप्लाई भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा रिमार्क्स को समझेंगे कि भैया आप बताना क्या चाह रहे हो, भैया बता दीजिए ना, तो मैं बताने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे। देखो अब आप लोग, सॉरी, अब देखो यहाँ पे आप लोग देखना, स्टार्टिंग में एग्रीगेट डिमांड आपका ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम है। देख रहे हो ना आप लोग कि रिमार्क्स में भी लिखा जाता है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि स्टार्टिंग में डिमांड ज़्यादा का आ रहा है, सप्लाई कम का आ रहा है, ठीक है। और जिधर में ड्रैगन आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ना, टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, जिस साइड में ड्रैगन का मुख खुला होता है वो बड़ा साइड होता है, जिस साइड में ड्रैगन का मुख बंद होता है वो छोटा साइड होता है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इस पॉइंट में भी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इस पॉइंट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस पॉइंट में भी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, लेकिन इस पॉइंट में डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो गया। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट में आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम के बाद आपका डिमांड कम हो जाता है दोस्तों, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। अब इसको डायग्रामेटिकली हम लोग प्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे भैया जी क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका y एक्सिस,
यहाँ पे होगा आपका एक्स जो नहीं है, यहाँ पे होगा आपका ज़ीरो, यहाँ पे होगा आपका इनकम, यहाँ पे होगा आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, दोनों ही को लेंगे हम लोग। आपको पता है ना, जब देखो इसमें इनकम, आपका इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई, कहाँ गया आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है या नहीं है? जब एक्स और वाई दोनों इक्वल होता था कितना डिग्री का एंगल बनता है? ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट बनता है। ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड कब से स्टार्ट होता है आपका? तो 80 से, तो 80 से मान लो कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड सप्लाई स्टार्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड योर एग्रीगेट डिमांड। जो इस पॉइंट में दोनों कट होता है ना, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम, जहाँ पे AD इक्वल्स टू AS। देखो जहाँ पे AD इक्वल टू AS के बाद क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई आपका क्या हो गया, इस पॉइंट को देखो, एग्रीगेट सप्लाई आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। इससे जब दोनों इक्वल हो गए, इससे पहले क्या था आपका डिमांड, देखो डिमांड, देखो ये है आपका डिमांड कर, ये क्या है आपका डिमांड कर, ये डिमांड क्या था, सप्लाई से ऊपर है या नहीं है, सप्लाई से ऊपर है। तो स्टार्टिंग में देखो कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, स्टार्टिंग में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा उसके बाद सप्लाई क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो गया, ये आपका सप्लाई कर, सप्लाई क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे बहुत मजेदार तरीका से बनाया हुआ है AD और AS अप्रोच। यहाँ पे देखो, ये हमें एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C प्लस एस, और दिस पॉइंट में दोनों कट होता है, दिस इज पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अब देखो इस एबोव डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा दोस्तों, सिर्फ डायग्राम बना लेने से नहीं होता है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। द एबोव डायग्राम एंड शेड्यूल्स एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन एन इकोनॉमी। जो एबोव में डायग्राम दिया हुआ है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बता रहा है इकोनॉमी का। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व इंक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट का मतलब होता है इस साइड, राइट का मतलब होता है इस साइड। एग्रीगेट डिमांड इधर से, देखो एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है ना, मतलब लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। और आपका एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। देखो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होता है, इधर में लेफ्ट, ये वाला पॉइंट होगा लेफ्ट, इधर वाला पॉइंट होता है लेफ्ट, इधर वाला पॉइंट क्या होता है, राइट। तो एग्रीगेट सप्लाई भी आपका क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। एट ए पॉइंट ई, देखो ये पॉइंट ई, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एग्रीगेट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस इक्वल्स टू द एग्रीगेट सप्लाई। खत्म, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सॉरी एग्रीगेट डिमांड एंड AD एंड AS सप्लाई सबका क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट है दोस्तों इफेक्टिव डिमांड। अब बच्चा पार्टी इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, देखो इफेक्टिव डिमांड का मतलब जब आपका AD इक्वल्स टू AS हो जाए, दिस इज कॉल्ड द एग्रीगेट, सॉरी इफेक्टिव डिमांड। जब आपका AD और AS इक्वल हो जाता है ना, उसको इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल्स टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी। हो गया, समझ में आया आपको, आई सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब देखो अगर मान लो जब आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, और आपको एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, मतलब इक्विलिब्रियम तक लाना, तो आपको क्या करना होगा। फिर से सुन लो क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ जब आपका डिमांड ज़्यादा हो गया और आपका सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, लोग खाने वाले बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में सप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो उस टाइम अपने को इक्विलिब्रियम में पहुँचने के लिए क्या करना होगा, एग्रीगेट डिमांड को क्या करना होगा, बढ़ा तो सकते नहीं हो, और बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपको क्या करना होगा, एग्रीगेट सप्लाई मतलब आउटपुट को प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा, आउटपुट का प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। तो व्हेन द फेस विद द एक्सेस डिमांड द इकोनॉमी वुड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। अब देखो सिंपल सा बात है ना, जब आपका डिमांड, जब जैसे कि आपका डिमांड 100 का है, आपका सप्लाई 50 का है, तो आपको दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों को इक्वल करने के लिए अपने को सप्लाई बढ़ाना होगा। सप्लाई कैसे बढ़ेगा, अगर आप लोगों को बढ़ाओगे, लोगों को और काम पे रखोगे, तो उन लोग और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो हम लोग आराम से AD और AS इक्वल हो जाएगा। फिर व्हेन द एग्रीगेट डिमांड, देखो जब आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, और सप्लाई क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब डिमांड आपका कम हो गया और सप्लाई आपका ज़्यादा हो गया, मतलब खाने वाले कम है, बेचने वाले ज़्यादा है, तो उस समय क्या करना होगा, आपको सामान बनाना क्या करना होगा, बंद करना होगा, मतलब एग्रीगेट सप्लाई को घटाना होगा, आउटपुट का प्रोडक्शन को बंद करना होगा, लोगों को, एम्प्लॉय को निकालना होगा, तो ही आपका दोनों AD और AS आपका इक्वल हो पाएगा। तो ड्यू टू द ओवर सप्लाई द इकोनॉमी विल नाउ टू रिड्यूस द आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू रीच द इक्विलिब्रियम। ये हो गया दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्या, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बोले तो S और I अप्रोच। अब ये समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। According to this approach, the equilibrium level in the economy is determined at a point when the planned investment equals to the planned saving। जब आपका planned investment
एंड प्लान सेविंग। याद ही होगा लास्ट टाइम में एसेट सेविंग एंड एसेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि हम लोग इतना सेविंग करने का सोच रहे हैं और इतना इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो मान लो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 लाख का इन्वेस्ट करूंगा, 10 लाख का सेविंग करूंगा, दोनों जब इक्वल हो जाएगा ना तो भैया हम लोग का एस और आई अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा खत्म। अब देखो इनकम जीरो तो कंजम्पशन ऑलरेडी 40 है, पता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है। सेविंग भी ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, इन्वेस्टमेंट हर फेज में कांस्टेंट रहता है, ये आपको पता है। अब देखो स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है। देखो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है। इस पॉइंट में भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और सेविंग कम है। इस पॉइंट में दोनों इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या हो जाता है दोस्तों, इक्वल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या हो गया, आपका सेविंग ज़्यादा हो गया और इन्वेस्टमेंट कम हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद सेविंग क्या हो जाता है आपका ज़्यादा हो जाता है और इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। अब इसी को डायग्रामेटिकली देखो आप लोग, सिंपल सा यहाँ पे मैं बना के दिखा, आपको डबल डायग्राम बनाने का नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा देख लो, एकदम ईजी डायग्राम मैं बता के दिखाता हूँ। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, हो गया समझ में आपको। ये आपका यहाँ पे रखना आपको इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रखना है क्या चीज़, यहाँ पे रखना आपको सेविंग। इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों, आई बोले तो इन्वेस्टमेंट, एस बोले तो सेविंग। पता ही आपको इन्वेस्टमेंट हर फेज पे क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और सेविंग क्या होता है, पहले माइनस, तो नीचे में मान लो माइनस है या -20 है, तो सेविंग नीचे से ऊपर जाता है। इस पॉइंट में दिस इज कॉल्ड योर सेविंग, दिस इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट में आई इक्वल टू क्या हो गया, एस, दिस इज कॉल्ड द क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। देखो इक्विलिब्रियम से पहले, देखो इक्विलिब्रियम से पहले आपका क्या था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। इक्विलिब्रियम से पहले इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है और सेविंग कम है। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाता है, आपका क्या हो गया दोस्तों। देखो फिर से मैं एक बार डायग्राम फिर से दिखला देता हूँ आपको, और आपको मतलब आपका डाउट क्लियर होना मांगता है, मुझे पूरा मांगता है क्लियर होना। देख लो, ठीक है। देखो यहाँ मैं फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको बना के। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ आपके लिए और इंटरेस्टिंग रहेगा। चलो ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया, दिस इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी कलर बहुत सारा मेरे पास। ये हो गया आपका सेविंग कर्व। सेविंग कर्व हमेशा नीचे से आता है। तो एक मिनट, ठीक है। ये आपका सेविंग कर्व हमेशा कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा। ये आपका सेविंग कर्व को ऐसे नोट करेंगे। यहाँ पे दोनों कट करने वाला है, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से पहले आपका इन्वेस्टमेंट, देखो सेविंग से ऊपर है या नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है। इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, सेविंग ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं आई और एस अप्रोच, ठीक है। यहाँ में डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन आपको दोनों डायग्राम बनाने का नीड नहीं है, आप बस ये वाला डायग्राम को बनाना, ये वाला एग्जाम में, ठीक है। ये बनाने से काम आपका हो जाएगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये वाला डायग्राम बनाना आप लोग। एक्सप्लेनेशन इन द एबव डायग्राम इंडिकेट्स इन्वेस्टमेंट कर्व विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो इन्वेस्टमेंट कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बिकॉज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऑटोनोमस इनकम का चेंज होने पर इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। एस इंडिकेट्स द सेविंग कर्व, एस क्या इंडिकेट कर रहा है, सेविंग कर्व विच इज पॉजिटिवली स्लोप अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है ना, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिवली स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है। हो गया। फिर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट ई विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व आर इंटरसेक्ट ईच अदर। जब आपका इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व एक दूसरे को काट रहा है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट ए पॉइंट ई एसेट सेविंग इक्वल्स टू द एसेट इन्वेस्टमेंट। हो गया। फिर नेक्स्ट देखो आपको, व्हेन द सेविंग एंड, देखो जब आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए और सेविंग क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। जब आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, देखो आप यहाँ पे समझना, सेविंग को देखो यहाँ पे फोकस। सेविंग का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। ये आपको पता है। ये जो सेविंग और ये इन्वेस्टमेंट किससे जनरेट हुआ, इन्वेस्टमेंट जनरेट हुआ एग्रीगेट डिमांड से, सेविंग जनरेट हुआ एग्रीगेट सप्लाई से। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा और एग्रीगेट सप्लाई कम होगा, मतलब सेविंग कम होगा, तो क्या करना चाहिए भैया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देना चाहिए। ऊपर में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था ये बात को लेके। क्या करना है दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट का मतलब एग्रीगेट डिमांड आपका ज़्यादा हो गया, सेविंग का मतलब आपका एग्रीगेट सप्लाई कम हो गया, तो जब आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को क्या करना होता है, मतलब एक यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल करना है, मतलब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड को इक्वल करना है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल सा बात है, जब डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा, तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा, ठीक है।
दिस मीन्स द हाउस होल्ड डिमांड मच मोर देन इज प्रोड्यूस, मतलब हाउस होल्ड ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। एंड रिजल्ट द इकोनॉमी वुड प्लान टू इंक्रीज इस प्रोडक्शन एट ए पॉइंट वेयर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेम ऊपर में पढ़ा था, सेम ये पे ये हम लोग नहीं पढ़ा। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, आपका सेविंग ज़्यादा हो गया और इन्वेस्टमेंट क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। मतलब आपका एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो गया और एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तो जब डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन को घटा देना होगा, अनवांटेड स्टॉक को खत्म करना होगा, ठीक है, और जिससे कि हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट तक पहुंच पाए। मतलब कॉन्सेप्ट ऊपर में जो था नीचे में भी एकदम सेम है। इट मीन्स द हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग मच द फॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। As a result, the inventory stock rises above the desired level and clear the unwanted stock of the economy and plan to reduce the level of production till saving equal to investment। हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के लिए। देखो, मान लो इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। ये मान लो मुन्ना है, ये कौन है भाई, मुन्ना है, सब लगाता है चुन्ना। तो मुन्ना का एक दुकान है, ये मान लो ये मुन्ना का दुकान है, कपड़ा का दुकान है। किसका दुकान है, कपड़ा। दिस इज कॉल्ड द क्लॉथ स्टोर। ओके, तो कपड़ा का दुकान है। तो मुन्ना कपड़ा के दुकान में, तो मुन्ना ने कपड़ा का दुकान स्टार्ट किया था 2015 में स्टार्ट किया था। तो मुन्ना ने इस दुकान में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। कितना रुपये, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। और मुन्ना को इससे रिटर्न क्या मिला था, रिटर्न मिला था महीना का मिला था मान लो 40,000 रुपीज़, 14K कमा रहा था महीना का, ठीक है। 10 साल पहले, मतलब आज तो अभी 25 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आज से 10 साल पहले मुन्ना ने एक दुकान खोला था, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और मंथली रिटर्न कितना कमा रहा, 40K कमा रहा था। अब 10 साल बाद आप लोग अंदाजा लगाओ कि दुकान की स्थिति खराब हो चुका होगा। दुकान का कलर झड़ गया, दुकान का टाइल्स फूट गया है, दुकान का वायरिंग सही नहीं है, बार बार लाइट चला जाता है। तो अब मुन्ना ने सोचा कि भैया दुकान को करना होगा रिनोवेट। क्या करना होगा, रिनोवेट। तो भैया मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना पास हो गया, ठीक है। तो मुन्ना ने क्या किया, अपने दुकान को रिनोवेट किया, मतलब और इसने क्या किया, 5 लाख रुपए बिजनेस में और क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया। अब इससे क्या हो गया, मुन्ना ने तो जब 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो मुन्ना ने क्या किया पता है, सबसे पहले टाइल्स ठीक कराया, दुकान को कलर कराया, वायरिंग ठीक कराया, दुकान में AC फिट कर दिया, दुकान में आगे में ग्लास लगा कर पूरा दुकान रिनोवेट कर दिया। अब मुन्ना पहले 40,000 कमाता था, अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के कारण कितना कमा रहा है, 80,000। मतलब इसका प्रॉफिट, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के कारण इसका प्रॉफिट अब क्या हो गया दोस्तों, डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट यही समझाता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोफेसर जेम्स कीन्स। कीन्स बिलीव दैट इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द फाइनल इनकम इन मेनी टाइम्स। यहाँ में टाइम्स लिखना आप लोग। देखो, कीन्स का ये मानना था कि आप इनिशियल इंक्रीमेंट करते हो अपने बिजनेस में, मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को अपने बिजनेस में बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, आपका फर्क मिलेगा, मतलब आपका प्रॉफिट मेनी टाइम्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि मुन्ना का पहले का दुकान था, मुन्ना ने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, मुन्ना 40,000 रुपये महीने का कमा रहा था, बट 10 साल बाद दुकान की स्थिति खराब हो गया, फिर मुन्ना ने क्या किया और एक्स्ट्रा 5 लाख रुपये बिजनेस में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के कारण मुन्ना भाई को क्या हुआ, डबल प्रॉफिट होने लगा। तो इनिशियल इंक्रीमेंट करने से क्या होता है, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है मेनी टाइम्स चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो अब इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मल्टीप्लायर को बोलते हैं हम लोग के, क्या बोलते हैं दोस्तों, के। अब मल्टीप्लायर को बोलेंगे के। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ i। मतलब हम लोग इनकम में कितना चेंजेस हुआ, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंजेस, ये पता लगाते हैं। अब देखो, बहुत मजा कॉन्सेप्ट है, अभी इसको हम लोग पूरा बढ़िया सोर्स सीखते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल के साथ, अब देखना आप लोग, बहुत मजा आने वाला है। द इनकम इंक्रीज फ्रॉम 2 lakhs to 2,16,000। पहले इनकम 2 लाख था, अब इनकम 2,16,000 हो गया। तो इनकम में कितना का चेंजेस हुआ, तो बोलोगे सर इनकम पहले 2 लाख था, अभी 2,16,000 हो गया, मतलब इनकम में तो भैया 16,000 का चेंजेस आ रहा है। दिस इज कॉल्ड द इनकम। ये क्या है, चेंज इन इनकम। इनकम में तो भैया 16,000 का चेंज आ रहा है। फिर ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द इनकम द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम द 20,000 to 24,000। मतलब 20,000 से 24,000 इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया। पहले इन्वेस्टमेंट किया था हम लोगों ने 20,000 रुपीज़, अभी इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया, 24,000। मतलब इन्वेस्टमेंट भी 4,000 से क्या हुआ है दोस्तों, इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब देखो काटोगे तो भैया 4 निकलेगा, मतलब आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने का कारण आपका प्रॉफिट 4 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स है, ठीक है। 4 टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब नेक्स्ट बात करेंगे, देखो नेक्स्ट ये बात का बड़ा इंपॉर्टेंट मजा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। अब रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ के बारे में,
रिलेशनशिप, आप लोगों के नहीं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी और एमपीएस के रिलेशनशिप के बारे में। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो भैया रिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अब देखो कहानी क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ एमपीसी का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट, सिंपल सा बात है। अगर एमपीसी का मतलब होता है एडिशनल इनकम, क्या होता है, आप एडिशनल इनकम को कितना खर्च कर रहे हो, एडिशनल इनकम मतलब जो आपका एडिशनल इनकम, जैसे कि आप पहले 1000 रुपये 100 रुपये कमाते थे, अब 200 रुपये कमा रहे हो, तो 200 रुपया मतलब एडिशनल इनकम 100 से बढ़ा, अब इस 100 रुपीज़ का आप कितना एक्सपेंस करोगे, दिस इज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तब देखो सिंपल सा लॉजिक है ना। तो अगर मान लो आपको एडिशनल इनकम होते गया और आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते गए, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कितना बढ़ेगा कोई भी पता नहीं लगा सकता है। इसलिए अगर आप लोग क्या करोगे, तो ध्यान से सुनना आप लोग, अगर आप एमपीसी को मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बढ़ा रहे हो, एडिशनल इनकम जो आपको हो रहा है उसका खर्चा कर रहे हो, इससे आपका जो मल्टीप्लायर होगा मतलब प्रॉफिट होगा वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने 100 रुपया कमाया और इसको क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के कारण इससे रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका ये इनकम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इनकम बढ़ा के देगा नहीं देगा, ऑब्वियसली बढ़ा के देगा। तो एमपीसी का इसका रिलेशन क्या होता है, मल्टीप्लायर का डायरेक्ट होता है। एमपीसी बढ़ने से मल्टीप्लायर बढ़ता है और एमपीसी घटने से मल्टीप्लायर घटता है। ठीक है, एमपीएस का साथ रिलेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स बोलो नेगेटिव बोलो कुछ भी बोलो। देखो अगर आपने एडिशनल इनकम 100 रुपीज़ कमाया और आपने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया, अब सेव कर दीजिएगा तो क्या आपका इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्या बोलोगे कि नहीं सर नहीं होने वाला है। अगर मैं पूरा का पूरा क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एमपीएस सेव कर दूंगा, ऊपर की तरफ एरो मतलब सेव कर दूंगा, अगर पूरा का पूरा मैं एमपीएस सेव कर देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। लेकिन अगर सेव ना करके मैं इसे क्या कर लूंगा, क्या करूंगा, मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, अगर मैं सेविंग ज़्यादा करूंगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कि लेट सपोज फिर से देखो 100 रुपीज़ कमा रहा हूँ, इसमें से लेट सपोज मैं 80 रुपीज़ क्या करूँगा, सेव, तो मैंने सेविंग क्या किया, ज़्यादा किया, तो मेरा मल्टीप्लायर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब मुझे उससे मिलने वाला प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर मान लो आज की डेट में मैं सेविंग 50 रुपये करता हूँ, तो 50 रुपये करूँगा तो 50 रुपये तो मैं इन्वेस्ट ही करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लायर मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एमपीएस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर एमपीएस अगर बढ़ता है मतलब सेविंग ज़्यादा करोगे तो आपको इनकम कम होने वाला है, अगर आप सेविंग कम करोगे तो आपको इनकम ज़्यादा होने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। हो गया। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, देखो यहाँ पे भी देखो जो हम लोगों ने एमपीएस का साथ रिलेशन पढ़ा था इसको मैंने लिख दिया क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब समझना द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम फॉर ऑफ द अदर पर्सन। अब सिंपल सा बात है ना कि एक पर्सन के लिए खर्चा होता है तो दूसरे पर्सन के लिए इनकम होता है। अगर कोई दुकान में जाओगे आप कोई सामान खरीदने के लिए तो आप खरीदोगे तो आपके लिए खर्चा होगा, लेकिन सामने वाला दुकानदार को तो इनकम होगा। When the investment increase, it also income of the people। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते जाओगे तो आपका इनकम भी बढ़ते जाता है। पीपल स्पेंड ए पार्ट ऑफ देयर इंक्रीज इनकम, मतलब पीपल जो अपना एडिशनल इनकम या इंक्रीज इनकम को कंज्यूम कर देता है, तो एंड इट्स डिपेंड अपॉन द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। जब देखो एडिशनल इनकम को वो कंज्यूम करता है मतलब इन्वेस्ट कर देता है, इससे क्या होता है आपका एमपीसी बढ़ जाता है, मतलब एमपीसी बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए एमपीसी और इन्वेस्टमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ऊपर में मैंने पढ़ाया, नीचे में सेम लिख के दिया हुआ है। मतलब एमपीसी एंड मल्टीप्लायर द हायर, देखो यहाँ पे लिखा क्या है, हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब जितना खर्चा करोगे आप, जितना एडिशनल इनकम को इन्वेस्ट करोगे कंज्यूम करोगे, उससे आप ज़्यादा आपको प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। दिस इज कॉल्ड द एमपीसी। अब नेक्स्ट एक और सीख लो, यहाँ पे उतना फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, सिंपल सा बताऊंगा कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है वन, एक और फॉर्मूला था वन माइनस एम पी सी। यहाँ पे गलती हो गई, तो वन माइनस क्या हो गया भैया, वन माइनस एम पी सी, ये हो गया। ठीक है, ये एम पी सी है। तो मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एम पी सी, और या तो इसको वन डिवाइडेड बाई एम पी एस भी लिख सकते हो। सर आपने एम पी एस क्यों लिखा समझ में नहीं आया, चलो मैं हूँ तो देखो मैंने बताया कि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, वन होता है। अगर एम पी एस हमको पता लगाना है तो वन से अगर एम पी सी को माइनस कर दूंगा तो अपना निकल के आ जाएगा एम पी एस, इसलिए वन माइनस एम पी सी इक्वल्स टू किसका हो जाता है, एम पी एस के। ठीक है,
ये हो गया फॉर्मूला। ये मल्टीप्लायर के एक और फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो टॉपिक क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर से कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, देखो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब समझ, अच्छा से ध्यान से समझना। व्हेन द इकोनॉमी डिसाइडेड टू कंज्यूम द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम एंड सेव नथिंग। अगर मान लो जब इकोनॉमी अपना एडिशनल इनकम को पूरा का पूरा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा और कुछ भी सेविंग नहीं करेगा, तो एमपीसी हो जाता है आपका इक्वल्स टू 1। फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर मान लो इकोनॉमी पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को क्या कर देता है, कंज्यूम कर देता है। क्या कर देता है, मान लो कि मैंने इकोनॉमी ने 1000 करोड़ 100 करोड़ कमाया, उस 100 करोड़ को 100 करोड़ पूरा खर्चा कर दिया, तो एमपीसी 1 हो जाएगा। अगर मान लो इकोनॉमी ने 100 करोड़ कमाया और 100 करोड़ को पूरा का पूरा क्या कर दिया, सेव कर दिया, तो एमपीसी नहीं, एमपीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एमपीसी 1 कब होता है, जब पूरा का पूरा हम लोग एडिशनल इनकम को खर्च कर देंगे, ठीक है। और एमपीसी 0 कब होने वाला है, जब हम लोग एंटायर एडिशनल इनकम को सेव कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एमपीसी, और ये भी आपका एमपीसी है। तो अब पूछा गया है आपको कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना होता है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कब होता है, जब एमपीसी आपका 1 होता है, ठीक है। कैसे निकाला था, देखो आपको मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला सीखा है, 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी 1 कब होगा, जब एंटायर एडिशनल इनकम को हम लोग क्या कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे, सेव नथिंग, कुछ भी सेव हम लोगों ने नहीं किया, तो एमपीसी क्या हो जाता है, तब एमपीसी हो जाता है दोस्तों 1। तो 1 हो जाता है, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ में क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, इन्फिनिटी। जब आपका एमपीसी क्या होगा, 1 होगा। एमपीसी 1 कब होगा, जब आपने एडिशनल इनकम का पूरा पूरा कंज्यूम कर लिया, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मतलब इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब एमपीसी का 0, मतलब पूरा का पूरा आपने एडिशनल इनकम को क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब इसको भी निकाल के मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। एमपीसी का एक और फॉर्मूला है, देखो मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है, 1 माइनस एमपीसी, ये है। अगर मान लो पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को हम लोगों ने सेव कर लिया, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होता है। इस तरीके से आज की यह क्लास होता है समाप्त। अगर क्लास अच्छा लगा होगा, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अब हम लोग इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट क्लास से। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप लोग रेडी रहना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।